हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज की सच्ची घटना मैं जो आप लोगों को सुनाने के लिए आया हूँ, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि ये जो डायलॉग है, ये जो शायरी है, ये पूरी तरह से 100% सत्य है। ये घटना साथियों आज से 4 साल पहले की है। कोरोना काल की घटना है। राजस्थान में उदयपुर में एक गांव है लकड़वास। वहाँ के सरपंच जी को दोपहर 3 बजे के आसपास एक कॉल आता है और उसमें ये बताया जाता है कि गांव के बाहर जो तालाब है उसमें एक बड़े से जूट के बोरे में कोई आदमी या औरत की लाश की तरह कुछ नज़र आ रहा है। तो सरपंच जी जब ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन दौड़े दौड़े उस तालाब के किनारे जाते हैं और जा कर के जब इन सारे चीज़ों का मुआयना करते हैं तो उन्हें भी यकीन हो जाता है कि हाँ, ये जो बोरे में कुछ लाश जैसा ही है। तो फिर उसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं और उसके बाद जब पुलिस आती है और उस बोरे को तालाब से बाहर निकाला जाता है तो उसको मुंह, उसका जो बोरे का जो मुंह था वो बांध दिया गया था। तो उसको जब खोला जाता है तो उसमें सबसे पहले कुछ पत्थर निकल करके सामने आते हैं। फिर पत्थरों के नीचे एक आदमी की लाश पड़ी हुई होती है। फिर उस लाश को बाहर निकाला जाता है, फिर उसकी पुलिस फ़ोटो खींचती है। फिर उसके बाद अगल बगल के गांव में, उस गांव में जब इस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जाती है तो कोई भी इंसान इस लाश को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। पुलिस बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, कहाँ का रहने वाला है, किसने मारा इसे और इस तरह से मार करके तालाब में बोरे में पत्थर डाल करके बंद करके क्यों फेंक दिया गया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजर जाते हैं लेकिन इस लाश के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। तो पुलिस क्या करती है, इस लाश का अंतिम संस्कार कर देती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे 5 महीने गुजर जाते हैं और 5 महीने के बाद भी पुलिस इस राज का पर्दाफाश नहीं कर पाती। तो एक दिन पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं वो मीटिंग बिठाते हैं और उसमें पुलिस और कांस्टेबल वगैरह सब लोग शामिल होते हैं। तो वो अधिकारी बोलते हैं कि देखो 5 महीने हो गए इस घटना के, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कुछ पता नहीं कर पाया है। ये बड़े शर्म की बात है। आप लोगों से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आप सब लोग मिल करके अपना जी जान लगा दीजिए, पता करिए कि आखिर वो व्यक्ति था कौन और किसने उसे मारा था, कहाँ का रहने वाला था। तो उसके बाद होता क्या है कि ये जो लकड़वास गांव है, इसी गांव में एक व्यक्ति था जो एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता था और ये बात एक पुलिस कांस्टेबल प्रहलाद राम को पता चलती है। जब प्रहलाद राम को ये बात पता चलती है तो वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिसका नाम राकेश लोहार था और कहता है कि मैंने सुना है कि आप कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं और आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो मैं बनवा देता हूं। बताइए क्या नाम था, किस व्यक्ति का आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाने वाले हैं। तो जब राकेश लोहार ये बात सुनता है कि कोई पुलिस वाला मुझसे पूछ रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बारे में, तो वो साफ साफ इनकार कर जाता है। वो डर जाता है और कहता है नहीं सर, मेरे को कुछ ऐसा बनवाना नहीं है, मैं सिर्फ जानकारी ले रहा था, मेरे घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, मुझे कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। लेकिन प्रहलाद राम को कुछ शक हो जाता है उस पर कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद वो उसकी निगरानी करने लगते हैं। वो जहाँ जाता है, जो काम करता है, उस पर पूरा उनका निगाह हो जाता है कि ये व्यक्ति एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये ऐसा डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहता था। तो फिर एक दिन उनको एक बात पता चलती है कि जो ये राकेश लोहार है, इसके साथी, इसके साथ काम करने वाले लोग कई महीनों से पार्टी मनाते हैं। ये शाम को कहीं पे जाते हैं और खूब धूमधाम से पार्टियां मना रहे हैं कई महीनों से। तो अब प्रहलाद राम को ये शक और ज़्यादा गहरा हो जाता है कि ये लोग हैं तो बड़े गरीब आदमी, लेकिन इतना पैसा इनको आता कहाँ से, ये आए दिन पार्टी कैसे करते रहते हैं। तो जब ये बात उनको पता चलती है तो जाकर अपने आला अधिकारी को प्रहलाद राम जो कांस्टेबल होते हैं वो बताते हैं। तो अधिकारी बोलते हैं कि पकड़ लाओ उन सबको। तो प्रहलाद राम और कांस्टेबल के साथ जाते हैं और जा कर के राकेश लोहार के दोस्तों को पकड़ कर लेकर आते हैं। तो दोस्त से जब पूछा जाता है उसके लोहार के दोस्तों से कि आखिर आप लोग ऐसी पार्टी कैसे कर रहे हो, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है,
क्या ये डेथ सर्टिफिकेट कौन बनवा रहा था, इसके पीछे क्या राज है। तो वो सब कहते हैं सर हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि राकेश को किसी ने बहुत सारा पैसा दिया था और उसी पैसे से हम लोग पार्टी करते हैं। तो पुलिस कहती है राकेश कहाँ है, तो बोलते हैं कि राकेश सर अभी कुछ रिश्तेदारी में गया हुआ, कल आ जाएगा। तो पुलिस उसका इंतज़ार करती है और कल जब राकेश वापस आता है रिश्तेदारी से तो पुलिस जाकर उसे पकड़ करके लेकर आती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो राकेश लोहार ये सब बात को इनकार कर देता है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब पुलिस सख्ती बरतती है, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो कहता है नहीं 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 सर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल क्या है कि आज से पाँच महीने पहले मुझे एक व्यक्ति का बार बार कॉल आ रहा था और वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम्हें एक व्यक्ति का मर्डर करना है। तो मैंने उससे पैसे लिए और उस व्यक्ति को मैंने मार दिया। तो पुलिस कहती है कि कितना पैसे दिया गया था तुझे, तो कहता मुझे पूरे के पूरे 12,40,000 रुपये मिले थे। पुलिस कहती है क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसने तुम्हें पैसा दिया और कहाँ से फ़ोन कर रहा था। तो वो मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं पता सर वो कौन था, कहाँ से फ़ोन कर रहा था, बस मुझे इतना पता है कि एक व्यक्ति आया और मैंने उसे मार दिया और ये पूरे 12,40,000 मेरे अकाउंट में आ गए थे। तो पुलिस उस राकेश लोहार के फ़ोन को खंगालती है, कॉल डिटेल खंगालती है, तो पता चलता है कि ये कॉल उसे बार बार जो आ रहा था 5 महीने पहले वो आसाम से आ रहा था और आज भी आ रहा है। आज भी वो बात करता था, जो डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था वो वही व्यक्ति इसे कॉल करके बोलता था डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बारे में। तो पुलिस असम जाती है, वहाँ पे जब पता करती है, छानबीन करती है, तो उसे कोई भी सुराग वहाँ असम में जा कर के हाथ नहीं लगता। तो वापस आती है और आकर के फिर राकेश लोहार के साथ और सख्ती बरती जाती है। तब जा कर के कहीं राकेश लोहार अपना मुंह खोलता है और कहता है कि सर ये जो मुझे कॉल आ रहा था ये त्रिपुरा से आ रहा था और त्रिपुरा से एक व्यक्ति है जिसका नाम है तपन दास, और वो मुझे फ़ोन कर रहा था और वो एक उत्तम दास नाम के व्यक्ति को मारने की बात कर रहा था। उसने मेरे को 12,40,000 रुपये दिया और उत्तम दास जब यहाँ आता है तो हम लोग उसको मार करके इसी तालाब में फेंक दिए थे, उसमें पत्थर डाल करके ताकि लाश डूब जाए। तो पुलिस वहाँ से जब ये राकेश लोहार का बयान सुनती है तो सुन करके वो तुरंत त्रिपुरा के लिए पूरा एक पुलिस की टीम जाती है और वहाँ पे जा कर के जब गांव वालों से ये बात पूछी जाती है तो गांव वाले कहते हैं हाँ सर उत्तम दास नाम का एक जो व्यक्ति है वो तपन दास का छोटा भाई है। अब पुलिस और शौक हो जाती है कि एक भाई ही अपने ही भाई का कत्ल क्यों करवाना चाहता था, यानी तपन दास उत्तम दास का बड़ा भाई था। और गांव वाले एक और बात बताते हैं जो पुलिस की जानकारी के मुताबिक मेल नहीं खाता। वो बोलते हैं कि उत्तम दास राजस्थान गया हुआ था और वहाँ पे उसे कोरोना हो गया और उसके बाद उसकी लाश को वहीं पे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तपन दास गया था और गांव में लाश नहीं आई थी, ये वहीं पे उसका अंतिम संस्कार हो गया था। तो जब पुलिस पूछती है गांव वालों से कि उत्तम दास का घर कहाँ पे है तो बताते हैं गांव वाले, और वो घर पे जब जाती है पुलिस तो मौकाए वारदात पे वहीं पे तपन दास पकड़ा जाता है। और तपन दास से जब पुलिस सारा बात पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, क्या हुआ था तुम्हारे भाई के साथ, तो पहले तो वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है। वो जो झूठी कहानी पूरे गांव में फैला रखा था, पूरे परिवार में फैला रखा था, वही कहानी पुलिस को भी बताता है। लेकिन जब पुलिस और सख्ती के साथ पूछताछ करती है और वो फ़ोटो दिखाती है जो तपन दास ने राकेश लोहार को भेजा था और जो बोरे में पैक करके जो तालाब में लाश मिली थी, वो फ़ोटो जब पुलिस दिखाती है और उसके बाद पूछती है तो अब उत्तम दास का जो बड़ा भाई था तपन दास वो पूरी तरह से पुलिस के जाल में फंस चुका था। अब उसको जवाब देते नहीं बन रहा था कि मैं अब क्या कहूँ। तो जब पुलिस और सख्ती के साथ पूछती है उससे तो वो सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि सर मैंने ही अपने भाई को मरवाने की सुपारी दी थी, पूरे 12,40,000 रुपये दिए थे राकेश लोहार को उसे ठिकाने लगाने के लिए।
पुलिस कहती है ऐसा क्यों किया तुमने? तो वो कहता है कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लालच में आ गया था प्रॉपर्टी के, कि मैं अगर अपने भाई को मार दूंगा तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग 2 ही भाई थे। तो एक दिन की बात है, हमने उसको, राजस्थान से हमारा बिज़नेस चलता है, तो हमने उसको एक टेंडर के लालच में कि वहाँ पे आप चले जाओ और जा कर के एक साइन बना दो, एक टेंडर हमारा पास होने वाला है, वो रुका हुआ है, वो टेंडर पास हो जाएगा। इस बहाने मैं उसको वहाँ भेजता हूँ और राकेश लोहार को पहले से ही मैंने सतर्क कर दिया था कि मेरा भाई इस तरीके से दिखता है, इसका ये नाम है और ये जाने वाला है, इसको तुम्हें ठिकाने लगाना है। फिर वो उसको जो है अपने यहाँ ठहराता है, रात को दारू पिलाता है और दारू में नींद की गोली मिला देता है। फिर मेरे भाई को नींद आ जाती है और उसके बाद जो है ये लोग उसे मार देते हैं। मार करके बोरे में बंद करके वो नदी में फेंक देते हैं। लेकिन पत्थर दोस्तों क्या था ना कि कम पत्थर डाले गए थे, इसलिए वो लाश तैर कर किनारे आ गई थी। फिर उसके बाद पुलिस उसे पकड़ करके जेल में लेकर जाती है, तपन दास को। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये कहानी इसके आगे भी बढ़ती है। जब तपन दास को ये लगता है कि अब मेरा खेल ख़त्म हो गया, मैंने जिसके लिए जो कुछ किया वो मैं तो अब जेल जा रहा हूँ, मेरा तो जीवन अब जेल की काल कोठरी में बीतने वाला है, जेल की चक्की ही पीसने वाला हूँ मैं, तो क्यों ना मैं इस पूरी की पूरी कहानी की जो मास्टरमाइंड है उसका भी नाम ले लेता हूँ। तो वो दरअसल दोस्तों जो नाम लेता है वो पूरे गांव को, पूरे समाज को, पूरे घर परिवार को, सबको चौंका देने वाला नाम था। कोई विश्वास तक नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि पुलिस भी एक बार विश्वास न कर पाई कि जो तपन दास बोल रहा है क्या ये सच है। उसने बोला कि सर, हम लोग जब घर वालों को ये बताए कि उत्तम दास राजस्थान गया था और वहाँ पे कोरोना के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर मैं और उत्तम दास की पत्नी भी गए थे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो पुलिस कहती है कि बिल्कुल गए थे, आप लोग गांव वाले भी बोल रहे हैं, आपके माँ बाप भी बोल रहे हैं कि गए थे। लेकिन उत्तम दास का जो बड़ा भाई है वो ये कहता है कि इस कहानी में, इस जो मर्डर हुआ है इसमें मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे से भी बड़ा दोषी उस उत्तम दास की पत्नी है। पुलिस कहती है कि उत्तम दास की पत्नी? बोले हाँ, वो इस कहानी का सबसे मास्टरमाइंड है, उसने ही मेरा भी दिमाग ख़राब कर दिया और हम दोनों ने मिल करके अपने भाई को मारने का प्लान किया था, उसने अपने पति को मारने का प्लान किया था। तो पुलिस कहती है कि ऐसा है, तो वो जा करके उसकी पत्नी को भी उठा लाती है और उससे भी जब पूछताछ करती है और बहुत सख्ती बरतती है, तब जा कर के उसकी पत्नी भी बोलती है कि हाँ सर, मैंने ही अपनी पति को मरवाया है। तो पुलिस कहती है क्यों मरवाया तूने, क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा कदम तुमने कैसे उठाया? तो उसकी पत्नी कहती है सर, मैं और मेरे जेठ जी यानी मेरे पति के जो बड़े भाई हैं उनका चक्कर चल रहा था। हम दोनों लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और फिर हम दोनों का धीरे धीरे आगे चल कर के शारीरिक संबंध भी बनने लगा। तो ये बात हमारे पति को पता चल गई। जब हमारे पति को ये बात पता चल गई तो मुझे लगा कि अब राज खुल जाएगा, घर वाले, गांव, समाज, हर जगह हमारी बदनामी हो जाएगी। तो हमने ये प्लान बनाया कि हमें अपने रास्ते का जो कांटा है मेरा पति, उसको हटाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया और लास्ट में मैं गई, जा कर के राजस्थान हम लोग जा कर के घूमे टहले, वहाँ पे फिल्में देखे, वहाँ पे मौज मस्ती किए, एंजॉय किए और उसके बाद 2-4 दिनों के बाद घर आए और आ कर के ये सारा का सारा वारदात किए। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी इंसान विश्वास नहीं कर सकता। ये जो सती सावित्री बनी हुई, अपने आप को मासूम दिखने वाली औरत जो नज़र आ रही थी घर में, अपने सास ससुर की बेटी वो लोग इसे मानते थे, उसको इतना सम्मान दे रहे थे, उसको इतना बेचारा समझ रहे थे कि इसका पति चला गया, बेचारी रो रो कर इसका बुरा हाल है, वो तो आज की बड़ी बड़ी हीरोइनों के एक्टिंग को मात देने वाली थी। ऐसा एक्टिंग किया उसने, ऐसा एक्टिंग किया उसने कि सारा गांव, समाज, रिश्तेदार, घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, जो उसके सास ससुर थे, सब लोगों को ये विश्वास हो गया कि सचमुच में ये बेचारी कितनी मासूम है, कितनी अभागी है कि इसका पति साथ छोड़कर चला गया इसका। तो ये निकली घर की ही, अपने घर की ही, अपने पति को ही दुनिया से उठाने वाली एक औरत, जो इस पूरी की पूरी कहानी की सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड थी। तो इस तरीके से मेरे साथियों,
इस कहानी में जो सबसे बड़ा गुनहगार था उससे पर्दाफाश होता है। और मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ साथियों कि मैं किसी को दोषी, किसी को गुनहगार और किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप भी जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि हमारे समाज में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। और साथियों, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।